Hello everyone, welcome back to One Question, One Concept series of UX IAS. Today we will cover question from geography, which was asked in UPSC in previous years. Basically, we will see two concepts from this question. First one is jet stream. We will talk about the jet stream, and the second one is the cyclone. But first, before that, we will solve the question which was asked in UPSC. Let's see. पहला statement कहता है jet stream occurs in the northern hemisphere only. And the second one says only some cyclone develop an eye. And third one says that the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degree lesser than that of surroundings. अब देखो इसमें क्या है कि only लिखा हुआ है, यहाँ भी only है। और कभी-कभी आप लोगों ने ये बहुत सारे ट्रिक्स सुने होंगे कि यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड ज्यादातर अगर है उस पे तो वो गलत ही होगा। बट मैं आपको सच बता दूं, अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है चीजों की, तो अगर आप एक्सट्रीम वर्ड देख के सिर्फ उस भरोसे से जाएंगे तो आप हो सकता है कि गलत करके आ सकते हैं। ऑल्दो इसमें ये पहला स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिया है और ये सही भी है, मतलब यहाँ पे ये गलत है। इट्स नॉट ओनली इन नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी जेट स्ट्रीम काम करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकंड वन देखेंगे कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, देखो इसमें दो है, एक पॉजिटिव वर्ड भी है सम और एक नेगेटिव वर्ड। अगर जो एक्सट्रीम वर्ड में आप जाएंगे तो ओनली भी दिया हुआ है, तो अगर इसके भरोसे जाएंगे तो आप इसको भी गलत करके आ सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिकॉज कुछ ही साइक्लोन होते हैं जो आई डेवलप करते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है टेम्परेचर इनसाइड एन आई ऑफ द साइक्लोन इज 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। अब हम सब जानते हैं, अगर आपने अच्छे से साइक्लोन के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि जो उसकी सराउंडिंग्स होती है, यानी कि आई जहाँ पे होता है वो पॉइंट ज्यादा गर्म होता है, और उसी के बाद जो साइक्लोन बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइक्लोन बनने के लिए सबसे जरूरी ये है कि उसका मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ओनली टू। सो आंसर इज दिस। ठीक है। अब समझते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। लेकिन जेट स्ट्रीम से पहले आप ये समझो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कुछ लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स में कौन कौन सी लेयर्स है, पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ के सबसे ऊपर जो सबसे नजदीक है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। और ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये जो हमारा पोल एरिया होता है ना, वहाँ पे ये 6 किलोमीटर तक होती है अर्थ के सर्फेस से। और जो ट्रॉपिक्स का एरिया होता है वहाँ पे 16 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है। अब जब ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज से लेके स्ट्रेटोस्फियर की जो दूरी होती है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। और जब स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है और मीजोस्फियर स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज से लेके मीजोस्फियर, मतलब जो पूरा स्टार्ट होता है वो 80 किलोमीटर तक का होता है। और मीजोस्फियर से जब स्टार्ट खत्म, मतलब उसका पॉइंट खत्म होता है, तो वो जब स्टार्ट होता है ना थर्मोस्फियर के लिए, उसकी रेंज होती है अराउंड 500 टू 700 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। थर्मोस्फियर जहाँ पे खत्म हुआ, वहां से जो एज ऑफ द एटमॉस्फेयर पूरा, मतलब पूरा जो एरिया होता है उसको कह सकते हैं कि आप एक्सोस्फेयर है पूरा स्पेस। ठीक है। ये तो हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बेसिक जानकारी। हम अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी। अब समझते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। देखो, जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जेट स्ट्रीम एक हाई स्पीड हवा का करंट होता है जो अपर एटमॉस्फेयर लेवल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के आसपास, ये है ना ट्रोपोस्फेयर, आपको दिख रहा है ये ट्रोपोस्फेयर के आसपास ये फ्लो करता है। ये हवाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, याद रखना, ये हवाएं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। इनकी स्पीड की बात करें तो 150 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, यानी कि 150 टू 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम समझ में आई बात, क्या हो गया। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम मिलती कहाँ पे है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो 30 डिग्री जो होता है ना हमारा, 30 डिग्री लैटिट्यूड उसके आसपास होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और जो सेकंड वन होता है ना, ये पोलर जेट स्ट्रीम, वो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि बनता कैसे है, लाइक जेट स्ट्रीम बनती कैसे है। तो ये तब बनती है जब कोल्ड एयर, ये देखो जो एक हो गया कोल्ड एयर, एक हो गया वार्म एयर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे बनता है। लाइक ज्यादा डिफरेंस होगा मतलब ज्यादा पावरफुल जेट स्ट्रीम फॉर्म होगी। इस तरीके से जो कोल्ड और वार्म एयर मासेस होते हैं उनके बीच के डिफरेंस से ये जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस क्यों है, लाइक जेट स्ट्रीम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पूरे क्लाइमेट में। तो सबसे पहला इसमें आता है वेदर सिस्टम। लाइक जो जेट स्ट्रीम होती है वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस ऐसे करती है कि अगर जेट स्ट्रीम नॉर्थ शिफ्ट हो जाए तो वार्म वेदर आता है, और साउथ शिफ्ट हो जाए तो ठंडा वेदर आता है। और इवन मानसून जो होता है ना हमारा, वो मानसून की टाइमिंग भी इस पे डिपेंड करती है। सेकंड इसमें आता है कि एविएशन सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। तो देखो जैसे क्या होता है कि जेट स्ट्रीम की स्पीड जब टेल विंड की तरफ हो ना, तो वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। हम प्लेन उड़ा रहे हैं अगर, तो वहां पे जेट स्ट्रीम के कारण उसकी जो प्लेन होती है ना हमारी, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और पायलट भी क्या करते हैं कि स्ट्रीम को ध्यान में रख के रूट प्लान करते हैं कि किस साइड हम जाएं, तो उससे क्या होता है, फ्यूल की बचत होती है।
ठीक। तीसरा क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज पे इसका क्या असर होता है, तो उसकी बात करें तो जेट स्ट्रीम जो है क्लाइमेट चेंज को भी इफेक्ट करती है, लाइक एम्प्लीफाई कर सकती है, उसको बढ़ा सकती हैं। अगर जेट स्ट्रीम स्लो हो जाए तो वेदर सिस्टम जैसे हीट वेव्स या स्टॉर्म जो होता है वो लंबे टाइम तक रुक जाता है। तो इस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करती है। बात समझ में आई? नाउ इंडिया में अगर बात करें कि जेट स्ट्रीम का क्या इंपॉर्टेंस, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेट स्ट्रीम इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, लाइक पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसके थ्रू इंडिया में विंटर रेनफॉल आती है ना? अब वो जेट स्ट्रीम के साथ ही आती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जेट स्ट्रीम के साथ ही आती है, और मॉनसून के आने और जाने का टाइमिंग जो भी होता है ना, वो भी कहीं न कहीं जेट स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। व्हाट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन? सो सी बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम दैट फॉर्म्स ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशन, ठीक है? और इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, ठीक है? हेवी रेनफॉल होता है और लैंडफॉर्म डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। ये सब तो बेसिक जानकारी, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये होता है। इसमें बात करें कि इसमें होता क्या-क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आई होता है, आई वॉल होती है और रेन बैंड्स होता है। ये आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया इसका आई, ये हो गया इसका आई वॉल, और जो ये राउंड शेप में बनता है ना, ऐसे, 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 ये स्पाइरल इसमें, ये हो गया, ये बारिश कराता है जाके। इसी को रेन बैंड्स कहते हैं, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन करता है और फिर इसी से बारिश होती है, ठीक? अब बात आती है कि इसको बनने के लिए कंडीशन क्या था, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना है तो व्हाट इज़ द मिनिमम कंडीशन टू फॉर्म इट? तो सबसे पहला आप समझो कि वार्म ओशन करंट होना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए टेम्परेचर किसका? ओशन का। उसके बाद क्या होगा कि इवेपोरेशन सिस्टम स्टार्ट होगा, है ना? और इवेपोरेशन होने के बाद अगेन कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा ऊपर, और फिर जब कोरियोलिस फोर्स जो हमारा कोरियोलिस इफेक्ट होता है अर्थ का, उससे क्या होता है कि यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज़ में कन्वर्ट कर, लाइक जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको मोड़ देती है एंटी क्लॉकवाइज़ दिशा में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज़ दिशा में इसको ये डाइवर्ट कर देता है। किसकी वजह से होता है ये? कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो रेनफॉल आता है ऑफ कोर्स, है ना? हीट रेगुलेशन जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी इससे बैलेंस हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। इसके नुकसान की बारे में बात करें तो फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है ना? कभी-कभी बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं। और बे ऑफ बंगाल के कारण इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जो है ये हाई वल्नरेबल एरिया है। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा कि अभी रिसेंटली इंडिया और इसके आस-पास के जो एरिया हैं, वो कौन से साइक्लोन से प्रभावित है? कौन-सा साइक्लोन अभी रिसेंटली आया था, उसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है? अब एक और चीज़ ये होती है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इसको और भी नामों से जाना जाता है। लाइक जो इंडियन ओशन का एरिया है, उसमें इसे साइक्लोन बोला जाता है। जो अटलांटिक ओशन है, उसमें इसको हरिकेन बोलते हैं। है सेम चीज़, बट इसका नाम अलग-अलग रख दिया गया है। ठीक है? जो वेस्टर्न पैसिफिक है और जो साउथ चाइना सी है, उसमें इसको टाइफून कहा जाता है। तो आप जब कभी भी इसका नाम सुने ना कि हरिकेन आ गया या टाइफून आ गया, तो ये कुछ नहीं है, ये साइक्लोन की ही बारे में बात की जा रही है। बस जो हमारे ओशंस हैं, जो कौन से ओशन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग नाम डिफरेंस रख दिए हुए हैं, ईज़िली समझने के लिए। अदरवाइज़ इससे अधिक कुछ नहीं है सेम चीज़ ही है। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उधर अगर आता है तो उसको विली-विली कहते हैं। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में सीधा पूछा भी गया था। ठीक है? तो आई होप आज ये आप शॉर्ट वीडियो में कांसेप्ट समझे होंगे। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिहाज से। तो इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करके जाएँ।